मुकेश जी ने कहा आप लोगों से कि मार्गदर्शन करेंगे महामंत्री जी। अब महामंत्री जी बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, सारी चीजें इन्हीं को मालूम है। इन्हीं के शब्दों में से कुछ शब्द उठा के मैं आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन बात यह है कि मैं मार्गदर्शन नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने कुछ बातें आपके साथ जरूर कहूंगा, क्योंकि प्रतिरक्षा के बारे में, भारतीय मजदूर संघ के बारे में, आपके संगठन के बारे में जितनी जानकारी आप लोगों को है उतनी कतई मुझे नहीं है, ये मैं कतई करता हूँ। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। अब उस वक्त कुछ संगठनाएं थी कि जिनका बोलबाला था। कोई लाल रंग में लपेटे हुए थे, कोई तिरंगे में लपेटे हुए थे। उनका बोलबाला उन संगठनाओं का था, क्योंकि उन संगठनाओं को बगैर कष्ट किए, जैसे बाप दादाओं की संपत्ति होती है ना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा होते हैं, वैसी उनकी स्थिति थी। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के बोर्ड पे जाके बैठे हुए थे, ताकि ना धन की कमी थी, ना कार्यकर्ताओं की कमी थी। और सत्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जब यह भारतीय मजदूर संघ निर्माण किया, उसकी स्थापना की, तब उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि हमारे दो ही सभासद है, ना कोई फेडरेशन है, ना कोई संगठन है, ना कोई पैसा हमारे पास है। और वो तो सभासद कौन है? तो एक मैं हूं और एक ईश्वर है। अब यह ईश्वर और ये इनके बदौलत हम निकले। सारे दुनिया में, सारे भारतवर्ष में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन लोगों का बोलबाला। हमारी आदत तो नहीं थी, नहीं है। कोई लकीर यदि किसी ने खींचे तो उसको पहुंचना ही हमारा काम नहीं है। उससे बड़ी लकीर निर्माण करना ही हमारा काम है। भारतीय मजदूर संघ सकारात्मक ढंग से सोचते हुए उससे बड़ी लकीर तैयार करता है, किसी की लकीर पहुंचता नहीं। अब जो सारे के सारे भारतीय संघ के भारतवर्ष के मजदूर थे, वो इन संगठनाओं में थे। अब इनको वापस तो लाना है, और इनको वापस लाने के लिए हमने नारा दिया। कौन सा नारा दिया? देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, एक हो। जो जो देश के प्रति खुद को समर्पित समझता है, देश का कार्य करना चाहता है, राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, वो कामगार हमारे साथ आए। यह नारा सत्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने दिया। उसने नारा दिया, उद्योग के लिए करेंगे काम, काम के लिए पूरे दाम, काम के लिए पूरे दाम। देश के लिए करेंगे काम, काम के लिए पूरे दाम। इन नारों का फर्क, इन नारों की वजह से जो जो विचार शक्ति वाले, अच्छे विचार शक्ति वाले हैं, राष्ट्रभक्ति वाले हैं, राष्ट्र शक्ति वाले हैं, वो सारे मजदूरों को सोचना पड़ा कि हमें कहां खड़े रहना है। लाल लौटे के साथ खड़ा रहना है कि केशरिया के साथ आना है। और धीरे धीरे हमारे विचारों के लोग भारतीय मजदूर संघ में आने लगे। एक टोली निर्माण हुई। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी एक नीति बनाई और इस नीति के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। अब वो नीति के अंतर्गत कार्य करते करते एक एक अच्छा मोती उनके पास आते गया। बड़े भैया आए, रमन भाई शाह आए, काटे जी आए, ऐसे कई नेता है कि जिनके नाम यदि मैं ले लूं, कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है कि जिनके यदि नाम ले लूं तो शायद
मुकेश जी ने जो मुझे बोला है कुछ कहो, तो कहने की आवश्यकता नहीं, नामों में ही उतना समय निकल जाएगा। और आज तक इस विचारधारा को सामने लाने के लिए आटरे जी जैसे, MP सिंह जी जैसे कई कार्यकर्ता आज तक उनके विचार हमारे पास लेके आ रहे हैं और हम कामगारों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उद्योगपति की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे उद्योग को, राष्ट्र को बचाने के लिए संघर्ष का नारा भी हम देते हैं और वही संघर्ष का नारा लेकर हम कार्य करते हैं। लोग आते हैं, हमें भी आकर्षण है। राजनेता आया कि हमें बहुत आकर्षण होता है कि हमारे कार्यक्रम में ये मंत्री आके गए, ये सांसद आके गए, ये विधायक आके गए। खुशी की बात है। यदि वो हमारे परिवार के हो तो और भी खुशी की बात है, लेकिन हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इनका काम रेवड़ियां बांटना है। ये आते हैं, रेवड़ियां बांट के चले जाते हैं। हमें उन रेवड़ियों का स्वाद नहीं चखना है। उन रेवड़ियों में से जब दिल्ली बाहर निकलती है और जब हमारी जवान को कांटे समान चुभता है, कोई इनके बीच में हमको देखना है। कोई यदि आके कहता है कि भारतीय मजदूर संघ ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? कितना सहकार कर रहे हो भारतीय मजदूर संघ को? क्या आपने कभी भारतीय मजदूर संघ के नेताओं का हाथ पकड़ के उनको ये तो उचित स्थान पर ले जाया है? आप लोगों को अभी अभी हुई एक घटना बताता हूं मैं। भारतीय मजदूर संघ 1992 में नंबर 1 की संगठन, 92 के वेरिफिकेशन में 96 में नंबर 1 की संगठन का क्लियर हुआ। इसी वर्ष हमारे एक पदाधिकारी का अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष पद पर से निवृत्ति हुई। उसके बाद नंबर 1 की संगठन करके उस पर फिर से हमारा ही अधिकार था और हमने अपने एक कार्यकर्ता का नाम भेजा। कुछ दिनों बाद जब अध्यक्ष का नाम आया तो सीटू के अध्यक्ष का नाम आया। सीटू का अध्यक्ष करके बना। सरकार किसकी है? हमारे विचारों की है। हम कभी नहीं मानते कि सरकार हमारी है, हमारे विचारों की है। और जब तुम हमको ये बता रहे हो तो उसके पहले आईना आपको देखना होगा। उस आईने में जो प्रतिबिंब है वो आपको देखना होगा, वो कितना उजला है, कितना काला है, वो आपको देखना होगा, करना आपको झांकना होगा। इसलिए कहता हूं भाइयों, इनका उपयोग उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। मंदिर में जाने से पहले बाहर निकाल के रखते हैं हम और बाद में मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमें भी इसी तरीके से काम करना होगा। भारतीय मजदूर संघ एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर यदि हम एक प्रवेश करते हैं, सारी बाहर की बातें भूल जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हम कहां तक आएंगे, हम कहां तक जाएंगे, यह हमें सोचना है। आज हमने जितनी ये फूलों की मालाएं चढ़ाई, उसकी एक एक पंखुड़ी इतना हुई। यदि हमारा कार्यकर्ता 17 नवंबर को वहां पर हाजिर होगा तो ये क्या, ऐसे कई मंत्री हमारे पीछे रहेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारी संख्या जो है आज इस उद्योग में लगभग 4 लाख लोग कार्य करते हैं 41 जिलों में। नियर बाय हो सकता है मेरी फिगर में कुछ कम ज्यादा होगा, और उसमें 50,000 की हमारी संख्या है, सदस्य संख्या। और हमारी 50,000 के सदस्य संख्या में से आधे की पंखुड़ियां यहाँ पड़ी हुई है। वो आधी पंखुड़ियां भी दिल्ली में चली आई 17 नवंबर को, तो हमें निश्चित विजय मिलेगा।
हमने राष्ट्रहित उद्योग हित की कसम खाई है। हमें वो पाठ पढ़ाया जा रहा है कि जो राष्ट्र के लिए और उद्योग के लिए है। और आज बारी आ गई है कि हमें सिद्ध करना है कि हम किसके साथ हैं। हम अपने साथ हैं, अपने उद्योग के साथ हैं, अपने राष्ट्र के साथ हैं, यह हमें सिद्ध करना होगा। एक छोटी सी बात आप लोगों को फिर से बताता हूं। एक नगर था, उस नगर में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी। उसके बाजू में कुछ अच्छे मकान बने हुए थे और उसमें एक ग्राउंड था जो ओपन स्पेस होती है नगरों में होती है। उसमें कुछ काम करने वाले लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक झोपड़ी को आग लग गई। उस झोपड़ी का मालिक और उसका परिवार बार बार सहायता मांग रहा था कि मेरी झोपड़ी की आग बुझाओ, मुझे मदद करो। जो मकान वाले थे उन्होंने सोचा ये झोपड़ी की आग को हमको कर लेते हैं, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं। बात ऐसी हुई कि उतने में वहां से मोटर बाइक वाला गया और वो स्लिप हो गया, पेट्रोल बाहर निकला, आग मकान तक पहुंची। जब मकान तक आग पहुंची तो मकान वाले चिल्लाने लगे, हम मदद करो, हमारे यहाँ की आग बुझाओ। बड़ी बड़ी इमारतें वाले पीछे थे, उन्होंने कहा हम क्यों बुझाए, हमें क्या लेने देने। शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया, एक इमारत पर बिजली का तार गिरा और वहां पर भी इमारत चलना शुरू हो गई। सब तरफ यही सोचने लगते कि अब तो आपको यही खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुझाना ही पड़ेगा, आपको सभी लोग इसके अंदर आ गए हैं। यही बात कुछ वर्ष पूर्व हुई, हमारे साथ भी यही बात हुई। स्टेट के कुछ उद्योगों का निजीकरण का मुद्दा है। वह बिंदु लेकर स्टेट के लोगों ने बोला कि अभी हमको आंदोलन करने पड़ेंगे, सबको हमको सहायता करना पड़ेगा। हम में से कुछ लोगों ने बोला हमारे से कैसे बोले, तो स्टेट वाले यार स्टेट पीएससी बात बढ़ती गई। स्टेट के जो बड़े उद्योग हैं उनमें भी आ गई, आज वहां तक पहुंची। सरकार ने उनके ऊपर भी निजीकरण का हथियार निकाला और अभी रेलवे, कोल, बैंक, एलआईसी, प्रतिरक्षा, किसी को भी यह सरकार छोड़ नहीं रही है, क्योंकि इनका फायदा निजीकरण में है, इनका व्यक्तिगत फायदा निजीकरण में है। और इसलिए अगर हमको एक होकर लड़ाई देनी पड़ेगी। जो हो गया उसके ऊपर उसको भूलो, मट्टी डालो उसके ऊपर और आज तैयार हो जाओ। आज तुम तैयार होगा 17 नवंबर को सब मिलकर वहां पर रैली करोगे तो निश्चित रूप से यह सारा जो मंत्रिमंडल है कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है और निजीकरण की तरफ इस देश को ले जा रहा है। और सबसे खतरे की बात है, खतरे की घंटी है कि इस प्रतिरक्षा को भी वो लेके जा रहा है। ये सिर्फ हमारे साथ अन्याय नहीं है, देश के साथ अन्याय है। आज सरकार का उपयोग होते हुए भी कुछ युद्धों में मट्टी डाली हुई बम मिले कि जिसके कारण हम चीन पर ठीक से आक्रमण नहीं कर पाए। और जब यही उद्योग निजीकरण के हाथ में जाता है तो क्या करेंगे, क्या होगा इन उद्योगों का, क्या होगा हमारे देश का, क्या हम रह पाएंगे? तो 150 साल अंग्रेजों की गुलामी, उसके पहले मुगलों की गुलामी, अंग्रेज गए, स्वतंत्रता मिली, लेकिन व्यवस्था जो के त्यों है, क्योंकि अधिकारी वही है, वो नहीं बदले। जो उस वक्त 70 साल जिन्होंने इस पर राज किया
उन्होंने भी इस विषय में नहीं सोचा कि हमें क्या करना है, इस देश के लिए क्या करना है। उन्होंने भी अंग्रेजों की पॉलिसी, उन्हीं के नियम, उन्हीं के सारी बातें, आज कि हमारे में से किसी एक के भी बेटे को, तो हम में से किसी एक को भी अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं गलत है, हमें शर्म महसूस होती है। अरे क्यों शर्म महसूस करे? ऐसे कई देश है कि जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती, वहां का सारा व्यवहार उनकी भाषा में होता है। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनके यहाँ वकालत तो हिंदी में होती ही थी, और वैद्यकीय शास्त्र भी हिंदी में चालू हो रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इस विषय में सोचा। हमें अपना कुछ भी करना है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, इन लोगों के भरोसे नहीं रहना है। आज भी हम सोचते हैं कि मजदूरों के बीच में से लाल बौटे का, साम्यवादियों का जो गढ़ था, उसमें हमने ढहा दिया है। ये निश्चित है कि मजदूरों के इसमें इनका वर्चस्व कम हो गया है, लगभग समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन आज तो ऐसी कई संस्थाएं हैं कि जहां पर इनका पकड़ा है, जहां पर ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आज शैक्षणिक संस्थाओं में इन लोगों का प्रभुत्व आज भी कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में है, और उसके तहत इस राष्ट्र को धोखा पहुंचाने की, हमारे युवा पीढ़ी को धोखा पहुंचाने की, हमारे युवाओं के विचार बदलने की, राष्ट्रभक्ति उनमें से निकालने की ये जो घटनाएं ये सरकार कर रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। चाहे कोई भी कितना भी बलशाली हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी निश्चित होती है, और इन लोगों की भी कमजोरियां हमारे ध्यान में है, क्योंकि इनको सत्ता और पैसा दो ही चीज चाहिए। जब हम सत्ता से इनको दूर करेंगे और पैसे से दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा युवा एक अच्छा युवा करके, इस देश का एक अच्छा नागरिक करके तैयार होगा, और इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा। कौन सी ऐसी ताकत है कि जो मेरी इन चीजों से रोकती है? हम अपने आप को इन चीजों से रोकते हैं। इनसे झगड़ा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे ये करेंगे, उनसे वो करेंगे, तो मेरे नौकरी पे असर आएगा। इनका प्राबल्य यहाँ पर अधिकारियों पर इनका वर्चस्व है। अरे जब तक तुम डर के ये सारी चीजें लोगे नहीं और अपनी एकता और उन्हें बताओगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और जिस दिन आप पूरी एकता अखंडता के साथ खड़े हो जाओगे, इनमें से किसी की ताकत नहीं है कि आपका मुकाबला करे, आपका सामना करे, क्योंकि हम हमारे स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और राष्ट्र ही हमारा सब कुछ है। सर्वोपरि मानते हैं इस राष्ट्र को। जो विचारधारा हमारे पास आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, उसमें भी राष्ट्र को एकदम स्थान दिया है, और वही विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जेएनयू में 10 साल पूर्व एक बैठक लेनी थी, जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो उसकी बैठक एक कमरे में ली गई, सबको छुपा के। आज 10 साल बाद हमारा कार्यक्रम जेएनयू में पीटीएफ का हुआ, और उस कार्यक्रम में बाकी भी संगठन के पदाधिकारियों को हमने बोला था कि वो चर्चा सत्र था, और उसकी लिंक भी हमने प्रसारित की थी कि हमारे जो लोग हैं कि जो मजदूरों के बारे में जानना चाहते हैं, उसका विषय क्या, महाभारत कालीन से लेकर आज तक मजदूर और मजदूरों की समस्याओं को लेकर था।
मजदूर संगठनों को लेकर था और यह विषय हमारे विज्ञापन में पहुंचना चाहिए, इसमें उसकी लिंक में प्रसारित की थी। लेकिन है तो ये शर्म की बात है कि जब लिंक हमने शुरू की तो शुरू में कुछ लाल झंडे बताए गए और थोड़ी देर बाद 2 मिनट के अंतर से कुछ गंदी फिल्म उसके अंदर डाली गई। जैसा वो देखा हमने लिंक तुरंत बंद कर दिया, दूसरी लिंक ओपन की, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों को जाने का विलंब से करना पड़ा। यह है इनकी नीयत। किस तरीके से ये कार्य करते हैं, हमें इनको रोकना ही होगा, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमें संगठित होना पड़ेगा। हम संगठित है नहीं है ऐसा कोई सवाल नहीं है, हम संगठित है, लेकिन जो मात्रा में हमारी संगठित शक्ति चाहिए वो मात्रा में हमारी संगठित शक्ति नहीं है। 1955 में जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की तब 40 करोड़ इस देश की जनसंख्या थी। जब हम नंबर 2 के क्रमांक पर आए तो 68 करोड़ इस देश की जनसंख्या थी और आज जब हम नंबर 1 पर है 135 से 140 करोड़ जनसंख्या है, उसके बीच में मजदूरों की संख्या कई 40 से 50 करोड़ है। हमारी कितनी? भारतीय मजदूर संगठन कितनी? नंबर 1 पर तो है, निश्चित है, लेकिन हमारी संख्या कितनी है? हमारी संख्या मात्र 4 करोड़ है, 4 करोड़ के आसपास है। कितना क्षेत्र हमारे लिए है? जब हम 50 करोड़ सोचते तो 46 करोड़ मजदूर आज हमसे दूर है। उन 46 करोड़ मजदूरों को यहाँ लाना और उनके लिए उनको राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाकर, उद्योग भक्ति का पाठ पढ़ाकर यहाँ पर उनको शिक्षित करना और हमारे साथ जोड़ना, इस भव्य एजेंडे के पहले लाना और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक राष्ट्रीय श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का सपना पूरा करना कि इस देश का हर मजदूर इस भव्य एजेंडे के नीचे खड़ा रहो, यह उनका सपना था। वो सपना पूरा करना यह हमारा कार्य है, हमारा काम है। मैं जानता हूं आप सब लोगों को भी चलती है, मुझे भी चलती है, लेकिन अंत में सिर्फ आप लोगों को एक बिंदु पे और 2 बिंदु पे मैं बात करना चाहूंगा। हर चीज के लिए लक्ष्य होता है, हर चीज के लिए लक्ष्य होता है, बगैर लक्ष्य के आदमी बढ़ नहीं सकता, लेकिन वो लक्ष्य भी सकारात्मक चाहिए, अच्छाई की तरफ बढ़ने वाला चाहिए। और हमारा भी लक्ष्य है हर मजदूर यहाँ खड़ा होगा और इसीलिए आने वाले वर्ष 2025 को भारतीय मजदूर अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। हमें भी लक्ष्य तय करना है। यदि 50,000 की मेंबरशिप सदस्यता प्रतिरक्षा की है तो मैं मुकेश जी आपसे आह्वान करता हूं कि आने वाले 2025 के अंदर वो 2.5 लाख हो, 5 गुना बढ़े और यहाँ मैंने सारे कार्यकर्ता की स्वीकार करते हुए तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। और दूसरा लक्ष्य हमारा ये है आने वाला 17 नवंबर, उसी बारे में दूसरे महत्वपूर्ण के बारे में बोलूंगा। किसी ने क्या कहा हमें उससे कोई लेन नहीं है, लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि जब तक 17 नवंबर को आप अपनी ताकत इस सरकार को दिखाते नहीं। एक उद्योग में मैं गया था 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग जो है वो उद्योग में से इतने लोग हम लेके आएंगे, आधे से ज्यादा संख्या है उसके पास, तो हमारे उद्योग के अंदर उद्योग बंद हो जाएगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और उसके ऊपर हमें एक्शन कर होगी। चाहे हो सकता है हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमारा वेतन जाएगा, हमें चार्जशीट मिलेगी, हमें निलंबित कर दिया जाएगा। यदि हम में ये डर है तो आगे आने की आवश्यकता नहीं है।
यदि हम इस तरीके से डरते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। हम कभी भी इन उद्योगों को निजीकरण से बचा नहीं सकते। इन उद्योगों को निजीकरण से बचाने के लिए हमें अपने आप को बताना ही होगा कि मैं भविष्य के साथ खड़ा हूं, मैं भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़ा हूं। और ये बात बताने के लिए आप लोगों को एक बार तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और इसी हिम्मत को लेकर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष रखता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित था। पंडित ने अपने घर में एक तोता पाला था, तोता पिंजरे में बंद था। वो गांव का पंडित दूसरे गांव में पूजा कार्य करने जा रहा था। उसने कुछ खाने पीने की चीजें तोते के पिंजरे में रखी और कहा कि मैं बाजू के गांव में जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा, खाने पीने की चीजें यहां रखी है, खा लेना। तोता कहता है, पंडित जी आप यदि बाजू के गांव में जा रहे हो तो वहां मेरे गुरुजी है, उन्हें मेरा प्रणाम कहना। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं उसे अपना आपका प्रणाम बोल दूंगा। दूसरे गांव में गए पंडित जी, पूजा कार्य निपटाया और फिर बाद में पूछा, भाई मेरे घर में पिंजरे में एक तोता है, उनके गुरु यहाँ पर कोई भी है तो गुरु कौन है, थोड़ा उनको बुलाओ। एक बुढ़ा तोता सामने आए कि बोले मैं ही हूँ गुरु, इस पूरे इलाके में जितने भी तोते हैं उनका गुरु मैं ही हूँ। बोलिए क्या बात है? तो मेरे पिंजरे के तोते ने, ध्यान दो शब्दों पर, मेरे पिंजरे के तोते ने आपको प्रणाम कहा है। यह सुनते ही बुढ़ा जो तोता था वो चलता सा, उसने गर्दन वही डाल दी। पंडित जी घर वापस आए, तोते ने पूछा मेरे गुरुजी मिले? वो कहते हैं आए था तेरे गुरुजी। अरे मैंने तुझे तेरा प्रणाम बताया तो गुरुजी के प्राण चले गए। यह सुनते ही पिंजरे में के तोते के भी प्राण चले गए। पंडित जी को आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा हुआ? लेकिन पिंजरे में का तोते का आत्मा जब बाहर निकल रहा था तो उसने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे संदेश दिया है, यदि जीना है तो स्वतंत्रता के साथ जी, पिंजरे के अंदर बंद होकर मत जी। और वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी डर के बगैर 17 नवंबर को खड़े होकर पूरी अपनी गर्दन ऊंची करके इस सरकार को टक्कर देने के लिए खड़े हो जाओ और पूरी संख्या के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी लड़ाई लड़ो।